म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आवश्यकता पड़ती है, नगर निगम की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके माध्यम से मैंने जन सेवा की शुरुआत की। पहला इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ा था और जनता ने मुझे चुना था, और मेरे निवास स्थान से कम 10 किलोमीटर दूर जो है, कभी वहां पे मैं रहा भी नहीं और ऐसी जगह से पहली बार चुना गया। उसके बाद फिर लगातार राजनीतिक यात्रा चालू हुई। जी, देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं। विधायक बनते ही 3,500 शिक्षक, स्वच्छता वीर, महिला सम्मान, 5,000 कन्याओं को भोज और स्कूटी घर घर में। गली मोहल्ले में कई समस्या आप मौके पर ही सुलझा देते हैं। जैसे ही कोई समस्या का आपको पता चलता है, तुरंत आप पहुंच जाते हैं। 24 घंटे आप हमेशा आप तैयार हैं। अगर कोई भी समस्या आपके पास आती है, आप तुरंत उसे आप सुलझा देते हैं। तो सारे काम आप अकेले ही करेंगे या फिर किसी दूसरे प्रतिनिधि के लिए आपने छोड़ के रखा है? नहीं, उसमें विषय ऐसा है कि एक महिला, पहले तो मैंने साल भर का अपना डाटा निकाला जी कि कार्यालय में कितने लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर आते हैं। क्योंकि सुबह जब ऑफिस में जाते हैं हम तो देखते हैं कि जन दर्शन लगता है, तो लगभग लोगों की समस्या एक जैसी ही है। स्कूल की फीस माफ कराना है, सुरक्षा अनुदान चाहिए, या तो कोई मेडिकल से परेशान है। और ये जो समस्या लेके आने वाले लोग हैं वो 0.1% लोग ही हैं। 2,42,000 मतदाता हैं, 3 लाख के लगभग जनसंख्या है, और मात्र 10,000 लोग ही साल भर में जो अपनी समस्या लेकर आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि समस्याएं खत्म तो नहीं हो गई जी। तो मैंने एक महिला से मैंने संवाद किया कि भाभी जी आप बताइए, आपके यहाँ इतनी सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, आप लोग कभी समस्या को बताए क्यों नहीं? तो उनका एक लाइन एकदम स्पष्ट कहना था कि हमने आपको जिताया है, आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समस्या का संज्ञान आपको खुद लेना है। तो बात कहीं ना कहीं क्लिक हुई और बात सत्य भी है। अधिकतर मैं भी बचपन से विधायकों और सांसदों को मैंने देखा है, अन्य जनप्रतिनिधियों को देखा है कि कोई वार्ड में, कोई मोहल्ले में, कोई सामाजिक कार्यक्रम में विधायक या सांसद जाते हैं, कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है तो जाते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो जाते हैं, लेकिन ऐसे समस्याओं का संज्ञान लेने कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना, जिस वैशाली नगर विधानसभा ने मुझे पार्षद से विधायक बनाया है, तो मुझे वहां जाना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए जी। और वहीं पे अगर जो चीज समाधान तत्काल हो सकता है वो तत्काल समाधान करने की भी प्रयास करना चाहिए। तो मैंने इसके लिए स्कूटी जो है आपका विधायक आपके द्वार, प्रतिदिन हम सुबह 6 बजे निकलते हैं और 12-1 बजे तक जो है हम लोगों के घर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस एक वार्ड में हम कंटिन्यू 10 से 15 दिन देते हैं। कई समस्याओं का तत्काल समाधान होता है। जैसे किसी को हैंडपंप चाहिए तो हम पहले से टेंडर करवा के रखे हुए वहां पे हम दे देते हैं। किसी की डिमांड आती है पाइपलाइन बिछाना है, किसी की डिमांड आती है कि भाई हमको स्ट्रीट लाइट बनाना है, किसी का डिमांड आता है भाई बच्चे का एडमिशन कराना है, किसी का डिमांड आता है कि हमारे यहाँ एम्स में एडमिशन करा दीजिए, भर्ती करा दीजिए। काल जो समाधान हो जाता है। और बड़े जो काम हैं उनके लिए हम अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप जो इसका टेंडर लगा दीजिए और विधिवत टेंडर प्रक्रिया से सड़क और नाली का निर्माण कर दीजिए। तो ये इसलिए जो है इसको बहुत अलग तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में आपने कहा कि योजनाएं जैसे शिक्षक दिवस, स्वच्छता वीर सम्मान और साथ में महिला दिवस। राजनीति में जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ सड़क और नाली बना देना नहीं होता है। अन्य और विषय, सड़क नाली तो बनेंगे और बिगड़ेंगे, ये तो जनप्रतिनिधियों का काम ही है। लेकिन इसके अलावा ऐसे काम भी होते हैं जिसमें जनता चाहती है कि हमारा सम्मान बढ़े। मेरे क्षेत्र में अगर शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस के दिन हम लोग शिक्षकों का सम्मान तो हमेशा रहता है, लेकिन 5 सितंबर को हम लोग शिक्षकों का सम्मान करते हैं। तो उनकी भी इच्छा है रहती कि हमारा विधायक भी हमें सम्मानित करे। तो इसलिए हमने 4,000 शिक्षकों को माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों सम्मानित कराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, रहता 8 मार्च को। तो हमने तय किया कि हमारे क्षेत्र की ऐसी प्रतिभावान महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में एक मुकाम पे है,
सिर्फ प्रदेश का नाम, भिलाई का नाम ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करना बड़ा आवश्यक होता है। उनसे उनका मनोबल बढ़ता है और वो चाहते हैं कि हमारा विधायक, हमारा जनप्रतिनिधि जिसको जिताएं वो भी हमारी चिंता करे। तो इसलिए हमने 8,000 महिलाओं का हमने सम्मान किया। उस समय हमने फिल्म एक्ट्रेस जयप्रदा जी, उर्मिला मातोड़कर जी और हमारी सीएम साहब की धर्म पत्नी कौशल्या देवी जी, सभी को बुला के हमने उनका सम्मान कराया। स्वच्छता वीर सम्मान इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आपके पास शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कभी कभी मेन पावर आपके पास कम रहते हैं, तो हमने इसका एक कंपटीशन करा दिया। जितने हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल में बेस्ट स्वच्छता में कौन सा हॉस्पिटल है, हमने एक कंपटीशन कराया कि कॉलोनाइजर्स जो है कॉलोनी, बेस्ट कॉलोनी कौन सा है, बेस्ट अपार्टमेंट कौन सा है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है स्वच्छता में, बेस्ट जो है स्कूल्स कौन से हैं, ऐसे हमने कंपटीशन कराए और हमने सभी को पुरस्कार से सम्मानित किया राज्यपाल जी के हाथों से। उसके पीछे मकसद ये था कि जब हम आपको किसी विषय पे सम्मानित करते हैं तो आपकी फिर एक जवाबदारी बन जाती है कि नहीं, मुझे तो सम्मान मिला है, वो भी गवर्नर के हाथों मिला है, तो अब जो है मैं अपने क्षेत्र को साफ सफाई और सुरक्षित रखने का प्रयास करूं। तो उसके पीछे विजन वो था और इसलिए हम जो समय समय पे कई ऐसे आयोजन जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हम करते रहते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सम्मान प्रेरणा देता है और गौरव को और बढ़ाता है। इसलिए आज हम यहाँ पर प्राइड ऑफ भिलाई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और भिलाई के गौरव का सम्मान करेंगे। रिकेश जी, देखिए, विधायक रहते हुए आपने मुक्तिधाम, जवाहर मार्केट, टोल प्लाजा हटाने जैसे बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट लगाए जी। अगर वैशाली नगर की हम और रूपरेखा की बात करें भविष्य को लेकर, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, जब चुनाव हम जीत के आए तो पिछली सरकार ने इतना कर्जा छोड़ के वो चले गए थे कि हमारे पास फंड नहीं था कि हमको डेवलपमेंट करना है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यानी दोनों विधानसभा को मिला दिया जाए, भिलाई और वैशाली नगर, और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एकमात्र मुक्तिधाम है जिसे हम चाहते थे कि इसका एक सौंदर्यीकरण किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं राशि का अभाव था। तो मैंने एक प्लान तैयार किया। मैंने शहर के सारे उद्योगपतियों को एक जगह इकट्ठा किया और मैं उनसे एक निवेदन किया कि हमारे यहाँ एक मुक्ति धाम है, रामनगर मुक्ति धाम, इसे हमें जो है डेवलप करना है, इसमें आप लोग सहयोग दीजिए। तो पहले तो वो विषय को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि हम कोई चंदा मांग रहे। तो किसी ने कहा कि भाई मैं मुक्ति धाम को बनाने के लिए तैयार हूं, 50,000 मेरी तरफ से, किसी ने कहा 1 लाख मेरी तरफ से। मैंने कहा मेरी जो कल्पना है वो 50,000 1 लाख की नहीं है। मुझे फंड नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इस पूरे मुक्ति धाम को बना ले, संभाल ले, और इसकी लागत कम से कम 10 करोड़ रुपए के लगभग है। तो सब एक दूसरे का फेस देखने लगे कि भाई 10 करोड़ रुपए। मैंने उनको रतन टाटा की बात याद दिलाई कि रतन टाटा भारत के लाल थे, उन्होंने भारत में पैसा कमाया और भारत कभी भी विपरीत परिस्थिति में रहा तो भारत के लिए वो हमेशा तैयार रहे। आप भिलाई के लाल हैं, आपको भी ये पहल करनी चाहिए कि आपने यहाँ पे पैसा कमाया है तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा श्रम दे। तो उसमें एक नाम जो है चौहान टाउन के मालिक, चौहान स्टेट के मालिक अजय चौहान तैयार हुए। उन्होंने कहा कि ये बीड़ा मैं उठाता हूं और 10 करोड़ रुपए लगे या 20 करोड़ रुपए लगे, मुक्ति धाम का जो आपका आर्किटेक्ट डिजाइन करके देगा, जो नगर निगम का आर्किटेक्ट डिजाइन करके देगा, उसे हम जो है बनाने को तैयार हैं। और वो जो है हमने विधिवत तरीके से उसमें हमने टेंडर कॉल किया और हमने टर्म्स ऑफ कंडीशन डाले कि नगर निगम जो है आपको आमंत्रित करता है, जो भी निशुल्क जो है मुक्ति धाम को सजाना चाहते हैं तो उसमें अजय चौहान जी जो है L1 आए और 10 करोड़ रुपए की राशि से आज मुक्ति धाम संवरने वाला है। ऐसे ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा भिलाई में एक मार्केट है, जवाहर मार्केट। जवाहर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत कम पैसे में कोई अपनी बच्ची की शादी करा सकता है, सामान इतने सस्ते मिलते हैं। उस मार्केट को सजाने और संवारने का काम करना था और मेरा कमिटमेंट था कि मैं उस जवाहर मार्केट को सजाऊंगा। मैंने राज्य शासन से राशि की डिमांड की
7 करोड़ रुपए की मैंने डिमांड की और पूरे 7 करोड़ रुपए मुझे मिले। और अब मैं उस मार्केट को एक मॉल जैसा डेवलप करने वाला हूं और पहला छत्तीसगढ़ का ऐसा मार्केट बनने जा रहा है जो एक रोल मॉडल होगा और सही ना कहीं सभी उस मार्केट को मॉडल के रूप में बाकी नगरीय निकाय, बाकी जनप्रतिनिधि भी उसको एक्सेप्ट करेंगे और राज्य शासन खुद अचंभित रह जाएंगे कि भाई इतना अच्छा ये मार्केट बन के कैसे गया, इतने मतलब मॉल जैसा स्वरूप। अधिकतर हम देखते हैं कि जितने जो वो हैं मार्केट है, अव्यवस्थित मार्केट रहते हैं, लेकिन उसको बढ़िया मार्केट बनाने के लिए हमने एक बढ़िया ड्राइंग डिजाइन किया और वैसा जो है हम उसको बनाने के लिए है। आपकी बात रही और जो एक तालाब था, बैकुंठ धाम तालाब, वो तालाब आज 25 सालों से हिंदू मुस्लिम की भेंट चढ़ चुका था। उसे कोई राजनीतिक व्यक्ति इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि सबकी रोटियां सेकी जाती थी। वो यूपी बिहार के लोग उस छठ पूजा के लिए जाते थे और जो छत्तीसगढ़ी परिवार है तो वो तीज नहावन के लिए जो है वहां पे उपयोग करते थे और जीवनदायिनी तालाब था। उसे हमने संकल्प लिया, रवि किशन जी में चुनाव प्रचार में आए थे और हमने वहां पे गंगा जल की कसम खाई कि इस तालाब को जो है अगले छठ पूजा से पहले हम बना देंगे। लोगों ने हंसी मजाक समझा क्योंकि हर नेता तो कसम खाने में 2 मिनट लेट नहीं होता। नेताओं से तो लोगों का विश्वास ही उठ चुका है, लेकिन उसे हमें संकल्प को पूरा करना था क्योंकि गंगा जी की कसम हमने खाई थी। कोई नगरीय निकाय से पैसा मिलना नहीं था। कलेक्टर ने रोक लगा के रखी थी क्योंकि मामला हाईकोर्ट में था। जिला प्रशासन पैसा देता नहीं, राज्य शासन पैसा देता नहीं, कोई फंड उस पर लगता नहीं। तो हमने तय किया क्यों न इसे जन सहयोग से बनाया जाए। जन सहयोग के लिए राशि जो है 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, तो उसमें कुछ राशि जो है जन सहयोग से आई और फिर उसके बाद मुझे एक अपनी खुद की पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। वो जमीन बेच के मैंने उस तालाब को बनाया और आज वो तालाब इतना भव्य तालाब है भिलाई का, उतना अच्छा अगर राज्य शासन से पैसा मिलता तो उतना बेहतरीन तालाब नहीं बन पाता। बिल्कुल, मुझे लगता है जो आपकी एक संकल्पना थी जी वो आपके इस व्यक्तिगत रूप से जो आपने प्रयास बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरह से आप मार्केट को लेकर आप एक खाका तैयार कर रहे थे उसको मैं इमेजिन कर रहा था कि वाकई बहुत भव्य होगा। जी और हम बहुत बहुत अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वैशाली नगर की जनता है जो उम्मीद कर रही है आपसे, आप उनकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। बिल्कुल यही जिम्मेदारी है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एशियन न्यूज को बधाई देता हूं कि आपने भिलाई में आयोजन किया इस कार्यक्रम को। हमारा सौभाग्य है। एशियन न्यूज के सभी हमारे एंकर, संवाददाता, सभी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमारे एमडी साहब को बधाई देता हूं। एशियन न्यूज के प्रति लोगों की जो एक विश्वास अब बढ़ते जा रहा है और हम जब मन की बात भी सुनते हैं तो आपके न्यूज चैनल पे ही मन की बात सुनते हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एशियन न्यूज के ऐसे ही पूरे देश में आपका विश्वास बना रहे। बिल्कुल, और आपसे लोग जुड़ते रहे। बिल्कुल। और आज हमारे यहाँ पर जो दर्शक मौजूद है, हमारे अतिथि मौजूद है, उन्होंने आज आपकी मन की बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा प्राइड ऑफ भिलाई 2025 का एक कार्यक्रम जहाँ पर विधायक सहित एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की टीम मौजूद है और प्राइड ऑफ भिलाई अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट सफा हर रोग दफा एक ही जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार।
RLBT एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड बेहतरीन इंस्टॉलेशन अब मेंटेनेंस के साथ अपने सफर को बनाए आसान। अब आपके शहर में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको सीधे भिलाई लिए चलते हैं, जहाँ पर न्यूज प्लस 21 और एशियन न्यूज़ का प्राइड ऑफ भिलाई अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप लोग तालियों से आप लोग स्वागत कीजिएगा, क्योंकि जब तालियां बजती हैं तो जो हमारे अंदर जो रक्त का संचार है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और हमें आनंद की अनुभूति और ज्यादा हो जाती है। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशलेंद्र सर, देखिए जिस तरह से बहुत सारी सेवाएं हम देख रहे हैं आप लोग की तरफ से लोगों की दी जाती है, खासकर जो सुलभ सेवा है ये क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शक जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। नमस्कार आप सभी को, भिलाई की जनता को। भिलाई के जब कभी भी नाम लिया जाता है तो भिलाई में सेक्टर 9 हॉस्पिटल एक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जैसे भिलाई में प्लांट की प्रतिष्ठा है, वैसे ये अस्पताल भी पूरी प्रतिष्ठा के साथ कार्य में लगा हुआ रहता है। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की औसत आयु में इजाफा हुआ है और भिलाई एकमात्र सेल का ऐसा प्लांट है जहां पे रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम लोग यहीं पे रह जाते हैं। ये एक मिनी इंडिया है और प्रायः हर प्रांत हर जगह से आए हुए व्यक्ति यहीं पे रह जाता है, बस जाता है। और इसकी एक खासियत यह है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, संयुक्त परिवारों का चलन नहीं है, तो जो भिलाई के लोग हैं उनके बच्चे या तो बाहर हैं या विदेश में चले जाते हैं। तो औसत आयु बढ़ने के कारण धीरे धीरे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही। तो ये सुलभ सेवा करने का जो इच्छा शक्ति आई कि जो 70 से अधिक वर्ष के लोग हैं उन्हें अस्पताल में आने पर, कैजुअलिटी या ओपीडी के आने पर एक हमारी तरफ से अटेंडेंट उन्हें व्हीलचेयर या ट्रॉली से डॉक्टर के पास तक या बायोकेमिस्ट्री तक या लैब तक या इन्वेस्टिगेशन तक या अस्पताल की जिस जगह जाना है वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ये एक सोच के साथ इसे बढ़ाया गया और इसका रिस्पांस इतना अच्छा आया कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है वाकई एक बेहतर है, क्योंकि कहते हैं ना सबसे ज्यादा जो बेहतर सेवा है वो मानव सेवा है। और सर आप कर रहे हैं इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अरुण जी, देखिए चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं, बहुत सारी यहाँ पर सेवाएं नए नए विषयों पे काम करते रहते हैं। अभी वर्तमान में अभी क्या आप लोग नया कर रहे हैं? सर नमस्कार। मैंने हमेशा कहा है कि श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन उन उद्देश्यों को लेकर काम करती है जो समाज के लिए गत्यात्मक विषय होते हैं। देखिए, इससे पहले आप अपने रिंगटोन में कोरोना के बाद में अगर पहली बार कोई चीज सुन रहे हैं, पूरा भारतवर्ष यदि सुन रहा है, तो वो है साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड। ये इतनी आसानी से, इतनी सफलतापूर्वक वो लोग कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी, हमें जानकारी होने के बावजूद भी, हर रोज आप न्यूज़पेपर में देखिए, आपको ये पता चलेगा अच्छे से अच्छा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग इसकी चपेट में लगातार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन की जिम्मेदारी, एज ए बैंकर मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इसके अवेयरनेस के लिए काम करूं। जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा, भिलाई की परंपरा यही है कि न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे आज बाहर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीएसपी से लोग रिटायर्ड होकर यहाँ रुक जा रहे हैं, सर उनके हेल्थ की देखभाल कर रहे हैं, तो फाउंडेशन के द्वारा इस तरह की चीजों के लिए उनकी देखभाल मेरे द्वारा की जाती है। पेपर में तो वो खबर आती है साहब जिसमें उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो खबरें कभी नहीं आ पाती है जो फ्रॉड रुक जाता है।
सोच कर देखिए कि वो फ्रॉड रुकता कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको परेशान किया ही जाता है। किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के पास वो जाते ही होंगे जिस पे वो भरोसा करते हैं। पिछले 15 सालों से फाउंडेशन एक भरोसे का नाम है, जिसमें लगभग 600 लोग जुड़े हुए हैं, जो अपनी मन की बात, जो अपने बच्चों से नहीं कह पाते, कहीं पर उनको जो झिझक रहती है वो बात वो नहीं कह पाते, वो हमारे फाउंडेशन के जुड़े हुए वॉलंटियरों से कहते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति को हम समझने का प्रयास करते हैं। सोच कर देखिए, एक 15 लाख से ठगा हुआ व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक साइकोलॉजिकल उसकी जरूरत होती है कि हम उससे बात करें, उसे बताएं कि सर आप स्वयं एक विक्टिम हैं, किस तरह से उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इस तरह की चीजों पे मैं वर्तमान विषय में लगा हुआ हूं सर। चलिए, मुझे लगता है कि आजकल जो फ्रॉड है उसका तरीका बदल गया है। अब डिजिटल ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीजें रहती हैं, इंपॉर्टेंट डेटाज रहते हैं, इसका उपयोग करते हैं हैकर्स लोग। और मुझे लगता है सर, जिस तरह से आप इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत सराहनीय कदम है। कौशलन सर, देखिए बहुत सारी सेवाएं आपकी तरफ से जा रही हैं। मिशन लक्ष्मी ये क्या है? मिशन लक्ष्मी ये सेल के द्वारा शुरू की गई महिलाओं की या लड़कियों के प्रति, हमारी आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो उनके प्रति मेंस्ट्रुअल एज से लेकर वृद्धा अवस्था तक आने वाली सभी परेशानियों के बारे में स्पेशली लड़कियों को और महिलाओं को समझाया जाता है, ताकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो किसी से बता नहीं पाती। तो अर्ध ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो इसलिए इसमें हम फीमेल डॉक्टर्स को, पीडियाट्रिशियन को, डायट्रिशियन को लेकर जगह जगह ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बारे में समझिए, अपने बॉडी के जो रेगुलर हार्मोनल चेंजेस हैं उनके बारे में समझिए और घर वालों के बारे में समझाइए। इसका मेन उद्देश्य तो हम बीएसपी एम्प्लॉय के अलावा जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, फीमेल वर्कर बहुत ज्यादा संख्या में है, तो जैसे सफाई कर्मचारियों के बारे में भी सर ने कहा कि सबको ध्यान दिया जाता है, तो हम इन सफाई कर्मचारियों के बारे में भी वहां तक पहुंचकर उनका बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर के बारे में होने वाले समझाते हैं, उनकी जांच करते हैं, और जितना इलाज जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं, और नहीं तो सही जगह और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से कई महिलाएं हैं वो पुरुष डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा बचती है, लेकिन इस मिशन में आपने कहा जिस तरह से फीमेल डॉक्टर हैं वही सेवाएं देती हैं, वही उनसे बातचीत करती हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा इसमें एक प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि जिस तरह से आपकी सेवाएं हैं, मुझे लगता है मैं कितने बार आपकी शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उन लोगों के जरिए एक शुक्रिया अदा आप तक जरूर पहुंचे जो इसका लाभ उठा रहे हैं। अरुण सर, देखिए साइबर फ्रॉड हम देख रहे हैं लगातार फैलता जा रहा है और डिजिटल माध्यम से ज्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डिजिटल मीडिया का इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं ताकि हम इनको पकड़ भी सके और उनको रोक भी सके? मेरा मानना है सर कि आज जो भी व्यक्ति, जैसा कि सर ने कहा, एक आधा ज्ञान, क्रमशः कमोबेश हमारी स्थिति यही है कि हमें अगर कुछ पता करना है तो उस फ्रॉडस्टर को भी मालूम है कि ये या तो गूगल में सर्च करेंगे या तो यूट्यूब में देखेंगे। सर उन सब चीजों से बचिए, उसको सिर्फ ज्ञान के लेवल में या जानकारी के लेवल में ही लेकर देखिए। अभी हमारा भिलाई का समाज इतना दूर नहीं हुआ है कि वहां आप किसी बैंकर से नहीं मिल सकते, किसी एडवाइजर से नहीं मिल सकते, किसी अपने व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग हर रोज मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे हमारे विधायक साहब ने बताया, बहुत सारे सियान सदन वो उनके द्वारा बनाया जा रहा है, वहां पर मिलिए, आपस में एक दूसरे से बात करिए, क्योंकि ये समस्या आपकी यूट्यूब या गूगल में सर्च करने से बिल्कुल भी दूर नहीं होगी, क्योंकि वो फ्रॉडस्टेंट जान रहा है कि अगर वो कोई बात किया, आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। जो सम्मन्स वो देगा, वो जो एफआईआर के लेटर देगा, उसमें आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा उसी ऑफिसर के साइन है जो ऑफिसर आज बॉम्बे में बैठा हुआ है, तो आपको और भरोसा हो जाएगा कि अरे ये तो सही बात है। प्लीज इन सब चीजों से बचिए और डिजिटल मीडिया का प्रयोग जिस तरह मनोरंजन के माध्यम से इन सब चीजों के लिए एक दूसरे के कनेक्टिविटी के लिए करिए।
आर्थिक चीजों के लिए बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जितने भी ये फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन ठगी के या ऑनलाइन किसी के, उसमें यही होता है कि कोई आपको लिंक देता है और आप क्लिक करते हैं। इससे बचिए साहब, इससे बचना बहुत जरूरी है अपने को। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। तो अगर हम बचाव करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इस तरह के हम फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। कौशलेंद्र सर, राजरा माइंस की अगर बात करें तो वहां पर जो आप लोग की मैनेजमेंट है वो कैसे काम करती है? सर, राजरा माइंस भी जैसे भिलाई स्टील प्लांट के पास 4 माइंस हैं, राजरा माइंस, नंदनी माइंस, हिर्री माइंस और अभी अभी जुड़ी है कुटेश्वर माइंस। तो सबसे पास तो नंदनी माइंस है, वो हमारे बहुत पास है, 25 से 30 किलोमीटर है, तो हमें बहुत तकलीफें नहीं होती हैं। राजरा है 90 से 100 किलोमीटर, हिर्री है 170 और कुटेश्वर है 350 किलोमीटर दूर। तो सबसे जो प्रॉब्लम में आते हैं वो राजरा माइंस, वहां हमारी स्ट्रेंथ भी है पर मेडिकल सेवाएं धीरे धीरे कम होती चली गई। अब उसके लिए हमने किया है कि हर महीने की पहले वर्किंग डे को, पहले कार्य दिवस में 15 से 20 डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ वहां जाते हैं और प्रायः सारी स्पेशलिटी और इंक्लूडिंग सुपर स्पेशलिटी के भी डॉक्टर रहते हैं। तो वहां के लोगों के जितने भी कंसल्टेशन हो सकते हैं, जो लोग भी दिखाना चाहते हैं, एवरेज 500 से 600 के बीच में कंसल्टेशन हम वहां करके आते हैं, ताकि जैसे कहा जाता है कि आपकी सरकार आपके द्वार, वैसे ही आपका डॉक्टर आपके द्वार हम इस माइंस में वहां पहुंचाते हैं। राजरा में कोटेश्वर और इस माइंस के लिए नियर बाई कटनी है, तो कटनी को हम लोगों ने इम्पैनल्ड कर दिया है। फिर भी वहां के जो सीरियस मरीज हैं वो हम बुला लेते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जैसे अक्सर ऐसे कहा जाता है कि जो मेडिकल क्षेत्र होता है वहां पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो कौशलेंद्र सर है वो बिरले ही हैं जो इस तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार आप तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा, जोरदार। अरुण सर, देखिए आपकी जो फाउंडेशन है बहुत सारे क्षेत्रों में काम करी, साइबर फाउंडेशन को लेकर आपने बताया, भविष्य को लेकर क्या योजना है इस फाउंडेशन की? जैसी जैसी समस्या आएंगी फाउंडेशन अपने आप को उसके अनुरूप तैयार करेगा, उसके साथ में चलता रहेगा। वर्तमान में देखिए हमारी जो सरकार है वो बस्तर को नक्सल मुक्त करना चाह रही है। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि केवल नक्सली को मुक्त कर देना, मतलब ये है कि वहां के बच्चों को किस तरह से मुख्य धारा में आप जोड़ सकते हैं। मैं वहां से दिव्यांग बच्चों को, जिसमें एक बहुत अच्छा नाम है मेरे पास में, जो दिव्यांग बच्चा आज भारतीय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ है दिव्यांग में छत्तीसगढ़ से, उसी तरह हम यह चाह रहे हैं कि जो हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी की एक परिकल्पना से वहां शिक्षा गांव बना था, आज वो उस तरह का 18 जिलों में हमें पुस्तकालय प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह से आज बिहार का नाम हम जानते हैं कि IAS हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकते? क्या छत्तीसगढ़ में वो प्रतिभा नहीं है? मैं उनसे हमेशा कहता हूं वो समय आ गया है जब हम बस्तर से इतने IAS IPS निकाल सकते हैं दोस्त कि आज हमारा नाम बहुत आगे जाएगा। जब तक सिस्टम में छत्तीसगढ़िया होगा नहीं, जब तक सिस्टम में भिलाई का आदमी होगा नहीं, हम लोगों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आए। भिलाई एक एजुकेशन सिटी है, भिलाई में उसकी तैयारी की जाए। तो सर फाउंडेशन की तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार का भी हमको सहयोग है कि किस तरह से वहां के आदिवासी बच्चों को हम ला सके और ला के उनको उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयार हो सकें। दूसरा मेरा सबसे बड़ा योगदान है दिव्यांग क्रिकेट को लेकर के। चूंकि मैं स्वयं दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, जिस तरह से IPL हो रहा है उस तरह से दिव्यांग बच्चों का भी IPL एक ना एक दिन हो। वो भी बच्चे सपने देखते हैं, मेन स्ट्रीम में आने की बात करते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर एक डेडलाइन तय की है, और आपने जिक्र भी किया कि वहां के बच्चे लोग के साथ किस तरह से आप काम करने की योजना है, वाकई ये भी एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। कौशलेंद्र सर, देखिए इस फील्ड में विश्वसनीयता बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी विश्वसनीयता नहीं है तो थोड़ा सा जिस तरह से आप सेवा करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, कई चुनौती भी सामने आती होगी। तो विश्वसनीयता कैसे बनाए रखते हैं आप? सर सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल का नाम विश्वसनीयता के लिए हमेशा से रहा है। वो विगत जब से उसकी स्थापना हुई है 1963 के आसपास, आज भी पूरे अस्पताल में, पूरे शहर में
एम्स के बाद अगर सबसे ज्यादा ओपीडी, एम्स दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा ओपीडी है तो वो सेक्टर 9 भिलाई की है। 350 के करीब हर दिन की ओपीडी है। इतनी ओपीडी कहीं नहीं है। हमारे पास जितने एक्स एम्प्लॉय का लोड है 70,000 से ऊपर, और जितने एम्प्लॉयज का है वो भी कहीं नहीं है। आप किसी भी अस्पताल में दिखा लीजिए, कहीं भी दिखा लीजिए, मन में एक बार जरूर ये आता है कि एथिकल जाता, वैसे मेडिकल लाइन में भी प्रॉफिट सोचकर कोई काम सेल नहीं करती है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने सोच बताई, वाकई इस सराहनीय सोच है। अरुण जी, चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन, इसकी शुरुआत कैसे की आपने, इसकी संकल्पना इसकी कैसे की? सर, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन वैसे संकल्पनात्मक रूप में तो एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन था। हम बालोद के एक छोटे से गांव से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली गए। वहां पे यूपीएससी की तैयारी करी। कतिपय कारणों से सफलता प्राप्त नहीं हुई। हम वापस आए भिलाई, और हमने यही सोचा कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि एक टैलेंटेड बच्चे लोग बाहर जाते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो समझ में आता है कि रणनीति कुछ कमी हो जाती है। तो क्यों ना इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए। बैंक की नौकरी के साथ में मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। चूंकि मैं एक पेशेवर बैंकर हूं, प्रोफेशनल बैंकर हूं एसबीआई में, मैंने देखा कि भिलाई एक ऐसा जगह है जिसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। विशेष रूप से वो दौर था साहब जब यहाँ पर चिटफंड कंपनियों का राज हुआ करता था। ये वो दौर था जब बैंक में नवंबर में यदि हम लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाते थे तो पूरे साल भर दौड़ना पड़ता था रिटायरीज को या किसी पेंशनर को, उसको पेंशन नहीं मिल पाता था। आप सोच करके देखिए कि ईपीएफ का पेंशन धीरे धीरे उम्र बढ़ते चले जाती है, शारीरिक अवस्था शिथिल हो जाती है, कोई लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने आपके द्वार नहीं आता, आप वेट करते हैं। आज श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन में हमने इन्हीं उन चीजों को समायोजित किया जिसके लिए लोगों को छोटी छोटी चीजों से जूझना पड़ता था। आज हम उन सभी लोगों के घर जाकर के काम कर रहे हैं जो आज किसी रूप में बैंक में नहीं जा सकते, और इसका प्रतिफल कोरोना में हमने और देखा। लोग लगातार मर रहे थे, लोगों की लगातार क्षति हो रही थी, लेकिन किसी डर की वजह से लोग नहीं जा रहे थे। अगर किसी को कुछ हो जा रहा है तो जीवन नहीं रुकता है, उसको कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट में जाना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग में जाना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी पूरी परिकल्पना हमने करी, और आज धीरे धीरे जो जो विषय सामने आ रहे हैं उस पर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और बेहतर लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार तालियों से फिर से आप इनका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, आने के लिए।